हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। आज है मई 8 और आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आया हुआ है, तो आपने न्यूज़पेपर को अंत तक देखना है। एंड वाली न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया है। संडे के दिन पे आपको पता है कि एज सच एडिटोरियल्स नहीं आते, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं और हर एक थीम को हमने प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन बताना है। आज मेंस आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, और आज आपने अभी पहले क्वेश्चन बताना है जो कृष्णा रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पहले चीज़। नंबर 2 आपने यहाँ पे बतानी है उसकी राइट एंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज बतानी है कृष्णा रिवर की। इंपॉर्टेंट नॉट ऑल इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको वीडियो के अंदर ही इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, स्टालिन अनाउंसेस फ्री ब्रेकफास्ट फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS2 एज वेल एज GS3, राइट। तो GS2 में हम गवर्नेंस की बात करते हैं। अभी इसमें आपको भी पता है कि स्टेट का पर्टिकुलर इस तरह से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं आता, लेकिन वी कैन कोट ऑल दीज थिंग्स इन दी मेंस एग्जाम एंड दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दी फर्स्ट न्यूज़। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको कभी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट के रिलेटेड, या फिर किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, SDGs हैं, उनको अचीव किया जाए एक अच्छे वे से, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, बड़े अच्छे वे से लिख सकते हो। नंबर 1 यहाँ पे बोला गया है, फ्री ब्रेकफास्ट फॉर क्लास 1 and 5 गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन इन अ फेस्ड मैनर। Number 2, eradicate nutrition deficiency. Number 3, schools of excellence. And number 4, primary healthcare like centers. Number 5, grievance redressal scheme. तो SDGs को किस तरह से अचीव कर सकते हैं आपको पता है, हंगर का SDG है या जो भी SDGs हैं उनके लिए आप इस जगह पे लिख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को। नंबर 2 न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस न्यूज़, बट दोबारा से करेंगे। इसमें कुछ केसेस हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए कि जो सेडिशन है वो है क्या। जो नए दोबारा से बच्चे देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, सेडिशन होता है क्या है कि अगर किसी ने बोल के, या फिर चाहे वो आपने लिख के किया है, चाहे वो रिटन में है, चाहे वो बोल के है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो और वो गवर्नमेंट लॉ के ज़रिए यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, मतलब एक प्रॉपर वोटिंग के ज़रिए हुई है, तो हम बोलेंगे कि आप हेटरेड या फिर कंटेम्प्ट है आपका, आप कंटेम्प्ट कर रहे हो। मतलब सेक्शन 124A ऑफ द IPC ये चीज़ बोलता है। अभी डिसअफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप डिसलॉयल हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द कंट्री, जिससे आप क्या करना चाह रहे हो, कंट्री में हेटरेड पैदा करना चाह रहे हो और जो कंट्री का माहौल है वो ख़राब करना चाह रहे हो। इस चीज़ के लिए आपको सेडिशन के अंदर पकड़ा जा सकता है 124A ऑफ द IPC के अंदर। अभी अगर किसी को भी सेडिशन के अंदर पकड़ा जाता है तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो इम्प्रिजनमेंट है 3 साल से लेकर लाइफ टर्म तक की जो इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकती है। नंबर 3 यहाँ पे आपने याद रखना है, जो गवर्नमेंट जॉब है वो कभी भी नहीं कर सकता फिर ये इंसान अगर उसको सेडिशन के अंदर पकड़ा जाता है। और लास्टली, पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है, और जब भी कोर्ट बुलाएगी, पासपोर्ट के बिना रहने का मतलब क्या हो गया कि बाहर भी नहीं जा सकते, और जब भी कोर्ट बुलाएगी किसी को भी उस टाइम पे पेश होना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट दी पहले तो सेडिशन। अभी इसके बारे में कुछ हमारे पास केसेस हैं जो कि बार बार बोला जा रहा है यहाँ पे कि दोबारा से रिविजिट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लॉ है, जो सेडिशन लॉ है, वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई बोल ना पाए। इसके अंदर गांधी जी, तिलक, काफ़ी लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए 2 रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं। नंबर 1 है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962, जिस केस में बोला गया कि जो सेडिशन है वो सही है। देखिएगा, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए कि विद कोर्ट रूल्ड दैट कमेंट्स हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड एक्सप्रेसिंग डिस approbation of the actions of the government without causing public disorder by the acts of violence would not be penalized। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके जो वर्ड्स हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, अगर विदाउट कॉजिंग एनी पब्लिक डिसऑर्डर वो आप बोल रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि सेडिशन ठीक है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो नंबर 2 यहाँ पे केस आता है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
यहाँ पे एक जो स्लोगन्स को शाउट करना सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बड़े ही एक मतलब मुझे लगता है जो केस है ये बड़ा अच्छे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने संभाला कि उस टाइम पे 1995 ये केस आता है और उस टाइम पे बोला जाता है कि भाई जो नारे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि स्लोगन्स लगते थे खालिस्तान जिंदाबाद के, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अगर लगाए जा रहे हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। उस चीज़ का रीज़न क्या है कि भाई उसको आप ऐसा नहीं है कि आप मिसअंडरस्टूड करो सेडिशन लॉ को, क्योंकि अगर इस तरह के नारे लगाएंगे तो वो अपनी डिसकंटेंट या फिर हम बोल सकते हैं कुछ और चीज़ों को वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है तो आज उसके लिए हमें क्वेश्चन या फिर कोई भी अगर बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो तो यस यू कैन क्वेश्चन दिस स्लोगन, राइट। तो नॉट ओनली, अब इससे ऐसा नहीं होगा कि ओनली खालिस्तान जिंदाबाद का जो स्लोगन है, यहाँ पे जो जितने भी और स्लोगन, चाहे वो नागालैंड का हो गया, ग्रेटर नागालिम हो गया, कोई भी इस तरह का स्लोगन है तो वो एक सेडिशन के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ, अगर उसके लिए कोई और लॉ है जो कि हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, ऑब्वियसली नॉट अंडर द यूपीएससी सिलेबस, क्योंकि हम यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ रहे, तो फिर अपने आप उस चीज़ को याद रख सकते हो या फिर उनको पकड़ा जा सकता है, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये सेडिशन के बारे में था। एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2। ठीक है जी, ये GS2 के हमारे उसके अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। UNSC ज्वाइंटली बैक्स पीस बिड इन यूक्रेन। आप ये यहाँ पे होल देख रहे हो, ये वाला जो यहाँ पे क्रेटर टाइप जो कंडीशन बनी है, ये जो कंडीशन है बिकॉज ऑफ द मिसाइल अटैक। और ये मैं आपको बता दूं, दिस एरिया इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया। तो हमें पता है कि भाई और UNSC वाले बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम पीस बिड ही है जो कि यूक्रेन में मतलब जो है शांति ला सकती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है कि कोई भी कंट्री किसी पे अटैक कर देगी, कल को ये पीस बिड लेकर आएंगे, चलो जी हो गया काम फिर तो। ठीक है जी, लेकिन चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि UNSC क्या है। एंड दिस इज अंडर द अगेन GS2। ठीक है जी, ये GS2 का पार्ट है। तो UNSC के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। नंबर 1, USC होती क्या है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल है जो, वो यूनाइटेड चार्टर 1945 में बनाई गई थी। ये इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ठीक है, और 5 ऑर्गन दूसरे कौन कौन से हैं? एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर एक आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर एक आती है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर एक आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। तो ये 5 ऑर्गन्स है UNSC को छोड़ के। यूनाइटेड नेशन के मतलब क्या हो गया, टोटल 6 ऑर्गन्स है। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने याद रखना है। नंबर 2, इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वी कैन से मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पीस और सिक्योरिटी को आपने मेंटेन करना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। मेंबर्स है जो काउंसिल है 15 मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ पे USA, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड द UK। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नॉन परमानेंट की, तो जो काउंसिल फॉर दी 2 साल के लिए उनका टाइम पीरियड रहता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है ये रोटेट होती रहती है अमंग इट्स 15 मेंबर्स। वोटिंग पावर की अगर हम बात करें तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो वोटिंग पावर है, लेकिन अगर कोई भी डिसीजन बनाया वहाँ पे और सिर्फ एक बंदे ने जो कि परमानेंट है, अगर उसने वीटो पावर यूज़ कर लिया तो वो जो डिसीजन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए काम किया जा रहा है कि किस तरह से इसको और सुधारा जाए। तो एनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अब अगर कोई नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं है फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था कुछ UNSC के बारे में, आपने इस चीज़ को याद रखना है। और मैं आपको इसके एक और जो चीज़ बता दूं कि G4 करके एक है, जैसे जिसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी इसका पार्ट होना चाहिए, किसका? परमानेंट मेंबर्स का, क्योंकि अभी परमानेंट मेंबर्स को आपको एक्सपेंड करना चाहिए। देखिए, जो इंडिया की बिड है कि टू बिकम द परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो बिल्कुल ठीक है। पहली चीज़, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है जी, फिर आर्मी हमारी बहुत बड़ी है, तो बहुत चीज़ें हैं, जो GDP इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो कुछ पॉइंट्स आपने ये याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है इज़ रिलेटेड टू कि जो हमने आपको पहली क्वेश्चन पूछा कृष्णा वाटर के बारे में। ये देखिए, आपको पता लग रहा होगा, महाराष्ट्र से ओरिजिन होके कर्नाटका एंड देन इन दी आंध्र प्रदेश, और ये पुराना मैप है, तो आपने इस चीज़ को देखना है, एक बार चेक करना है। यहाँ पे श्रीसलम जो रिजर्वायर है वो भी कृष्णा रिवर के ऊपर है। सोमशिला रिजर्वायर हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंगालेरू रिजर्वायर।
लेकिन मैं इसका आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और इसका कुछ जो पानी है, अभी जो न्यूज़ आ रही है, तो वो तमिलनाडु में भी जाता है, थोड़ा बहुत किसी रिजर्वायर के ज़रिए जाता होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, जो कृष्णा वाटर है कि नेम्ड आफ्टर द महाबलेश्वर विच इज़ लोकेटेड नियर द जोर विलेज इन द महाराष्ट्र, पहली चीज़। नंबर 2 यहाँ पे जो हमें और पता लगता है कि यहाँ पे कि रिवर इवेंचुअली एम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल एट हंसला देवी इन आंध्र प्रदेश ऑन द इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है जी, तो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये चीज़ आपने ड्रेन आउट होती है, आपने याद रखना है। और चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा आर दी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में भीमा है, डिंडी, पेडावागू, हलिया, मूसी, पलेरू, मुनेरू आर दी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये आपने याद रखनी है और यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक है। ये आपके GS3 वीकेंड से मतलब जो थोड़ा सा पार्ट है रिवर्स वाला, और GS1 जियोग्राफी में मैप के लोकेशंस का क्वेश्चन हमें पता किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमने आज डिस्कस करनी है वो है रिलेटेड टू कि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो LPG का प्राइस है वो भी हाइक हो चुका है ना। तो उसी तरह से हमने एक और जो न्यूज़ आज डिस्कस करनी है अबाउट दी NIA। देखिए NIA ने एक प्रोब को इनिशिएट किया है यहाँ पे मालवेयर अटैक के। फेसबुक पे किसी ने एक फेक ID बनाता है लेडीज़ के नाम पे और फीमेल के नाम पे, ठीक है जी, वीमेन के नाम पे। अब वो ID से डिफेंस के जो जितने भी पर्सोनल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और कम्युनिकेशन जो उनके डिवाइस हैं वो भी मालवेयर वहाँ पे जाता है और जो सिक्योरिटी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको टुगेदर करके गायब हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पता करना है हमने। नंबर 1, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई NIA है क्या। तो NIA से पहले हमें नीड पता होनी चाहिए कि भाई नीड क्या थी NIA की। टेररिस्ट जो इंसिडेंट्स हैं उनको रोकने के लिए, इंटरस्टेट या इंटरनेशनल लिंकेजेस ढूंढने के लिए, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो गया, ड्रग्स हो गया, सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी हो गया, इन चीज़ों को देखने के लिए हमने सबसे पहले तो NIA बनाया। नंबर 2, पोस्ट 2000 मुंबई टेरर अटैक्स, आपको अभी भी याद होगा, आपको पता होगा, जो वो अटैक्स हुए थे उन चीज़ों को रोकने के लिए हमने NIA बनाया। यहाँ पे दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, NIA जो वो बनता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 से। ये एक सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंड रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। अगर ये कोई भी बंदा कर रहा है इस चीज़ को तो उसको पकड़ा जा सकता है। नंबर 3, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ में अगर कोई छेड़खानी कर रहा है और इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है स्मगलिंग इन दी हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी, मतलब जो डुप्लीकेट करेंसी आप कैरी ऑन कर रहे हो, कैरी कर रहे हो उस चीज़ के अंदर। ये इंप्लीमेंट करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस को। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बाट द टेरर इन इंडिया, काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को है, ठीक है, एक्ट करती है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। लेकिन इसके कुछ ब्रांचेज है। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओनली इन द न्यू दिल्ली, नहीं, इसके कुछ ब्रांचेज आपने याद रखना है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे एक रिसेंटली अमेंडमेंट होती है NIA के बारे में 2019 में, और ये जो बिल है ये NIA को अलाउ कर देता है, इसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो केसेस है वो देख पाए, काउंटरफेट करेंसी हो गया, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द NIA की अगर मैं बात करूं तो सेम पावर है जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस अक्रॉस इंडिया। फिर ऑफिसर्स ऑफ द NIA विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। ऑब्वियसली अगर वो क्राइम है दूसरी कंट्री में तभी हम वहाँ पे जाके पकड़ पाते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द NIA टू इन्वेस्टिगेट सच केसेस एज इफ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द इंडिया। फिर इसमें एक और प्रोविज़न जो डाली गई है स्पेशल कोर्ट बनाने की। अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन, अगर कोई भी केस है तो स्पेशल कोर्ट बना दी जाएगी जिसमें हमारा जो केसेस है वो जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। तो ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, जो स्पेशल कोर्ट है प्रिजाइडेड ओवर बाय अ जज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मे इफ रिक्वायर्ड अपॉइंट एन एडिशनल जज और एडिशनल जज टू द स्पेशल कोर्ट
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो अगली न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी फुल स्ट्रेंथ मिलने वाली है 34 जजेस की, आपने याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके डिफरेंट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि फुल स्ट्रेंथ है कितनी, तो आपने यहाँ पे याद रखना है 34। आगे अगर हम डिस्कशन करें, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कोविड इंड्यूस्ड ब्रेक अपसेट्स दी रिदम्स ऑफ द ट्राइबल डांसर इन दी इंडिया। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है यहाँ पे, तो पहले तो ये आपने याद रखना है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डांस कौन सा है और ये डांस किस ट्राइब से बिलोंग करता है और ये है कहाँ पे ट्राइब। ठीक है जी, तो पहली चीज़ तो आपको पता लगी गया उड़ीसा। नंबर 2 यहाँ पे याद रखना है कोंद ट्राइब है, KONDH कोंद ट्राइब, और जो डांस है उसका नाम है धाप डांस, DHAP। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और ये रिलेटेड रहते हैं आपके सिलेबस के GS1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहेगा। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, एंड दिस क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली फॉर दी प्रीलिम्स पर्पस, इसमें मेंस का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, टुगेदर आंट ईटर लीव्स फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड सी नेट सी। ठीक है, तो उनका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो पेंगोलिन है उसको रेस्क्यू किया गया। पहले तो रेस्क्यू करने के बाद में उसको राजस्थान के जो मतलब यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं, उसको एक जगह पे रखा। खाने के लिए कुछ भी देते थे वो नहीं, रिफ्यूज़ कर देता था और अपने आप से ही कुछ ना कुछ डिग कर रहा था कि भाई मुझे मतलब आंट ईटर मतलब के आंट्स चींटियाँ खाता है, तो चींटियाँ ढूंढ रहा होगा। अभी अगर मैं पेंगोलिन के बारे में बात करूँ तो 2 तरह का पेंगोलिन रहता है हमारे इंडिया में। नंबर 1 इज़ इंडियन पेंगोलिन और दूसरा रहता है चाइनीज़ पेंगोलिन। ठीक है जी, अब ये जो इंडियन पेंगोलिन है, यहाँ पे आप स्टेटस इसका देख रहे हो क्या है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो चाइनीज़ पेंगोलिन है उसका स्टेटस आपको मिलेगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड। दोनों को आपने याद रखना है, और दोनों कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मतलब बन सकता है इज अबाउट द रणथंबोर टाइगर रिजर्व। जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, पहली चीज़ आपको पता लग गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में है। ठीक है जी, फिर एट द जंक्शन ऑफ द अरावलीज और द विंध्या हिल रेंजेस। और जो पार्क्स और सेंचुरीज इसमें इंक्लूडेड है, नंबर 1 रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई मानसिंह एंड दी केला देवी सेंचुरीज। रणथंबोर जो फोर्ट है फ्रॉम विच दी फॉरेस्ट ड्राइव देयर नेम, उसकी एक रिच हिस्ट्री है। ठीक है जी, चौहान रूलर ने बनाया था ये। फिर उसके बाद में अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन रहती है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस विद ढाक। ठीक है जी, अ स्पीशीज ऑफ ट्री कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट बीइंग द कॉमन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावरिंग प्लांट्स है कुछ उस तरह से फ्लेम की तरह से उसका कलर रहता है ड्राई समर्स में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तालिबान ऑर्डर अफगान वीमेन टू कवर, ये आपका किस में आएगा, किस सिलेबस के किस पार्ट में? GS3। ठीक है, एनवायरमेंटल सेक्शन में ये स्पीशीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो तालिबान ने ऑर्डर दिया है जो अफगान की वुमेन है उसको पूरा कवर करना है फुली। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ भी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। ये अगर इसकी आंखें दिख रही है, इस बेचारे का कुछ बनेगा नहीं बनेगा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये बंदा यहाँ पे ये देखिए ना, ये किस तरह से खुलेआम सरेआम घूम रहा है और कितना अजीब टाइप का बंदा है, और ये बंदूक लेकर बैठा है। तो ये चीज़ या तो सभी के साथ कर दो, है ना। पता नहीं क्यों वीमेन को ये इस तरह से मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब एक ना इंसिडेंट देखने को मिलता है, हमने ऊपर बात की थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें वहाँ पे, पहली चीज़ तो हमें ये नोट डाउन करनी है। यहाँ पे एक चीज़ हम ये नोट कर सकते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है मेजर, UNSC ने ना तो अफगान के बारे में कुछ किया है ना, तालिबान का वहाँ पे रूल आ गया, ना USA कुछ करता है, नंबर 2 यूक्रेन के लिए नहीं कुछ कर रहे। तो कर क्या रहे हैं, ये हमें चीज़ यहाँ पे सोचनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कुछ एक डिस्टिंक्ट गैलेक्सी थी जो कि लग रहा था कि गैलेक्सी है, ब्राइटेस्ट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जो पल्सर है वो हमें देखने को मिला। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर्स आर अमंग द फ्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट सर्कुलर पोलराइज लाइट। बस इतना आपने याद रखना है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज ला नीना अ फेयर वेदर फ्रेंडली ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे एक हमने लास्ट टाइम मुझे लगता है 2 टाइम इसको मैं डिस्कस कर चुका ला नीना के बारे में। देखिए जो एक कोस्ट रहता है साउथ अमेरिका का, एक कोस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का और एक कोस्ट होता है इंडिया का। कॉन्सेप्ट समझिएगा बड़े आराम से। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे थोड़ी ठंड है, थोड़ी ठंड नहीं काफ़ी ठंड है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है कि एक
करंट करंट है, मतलब ओशियनिक करंट है, जो कि कौन सा करंट होता है, वार्म करंट होता है, वार्म करंट। तो वार्म करंट होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है ना, मैंने यही बताया आपको। वैसे हाई प्रेशर है, लेकिन ये कोल्ड होने की वजह से, सॉरी वार्म होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव में रहता है। ऑन दी अदर हैंड ये साउथ अमेरिका है, इसमें तीन तरह के करंट आते हैं। नंबर 1 करंट यहाँ पे रहता है नॉर्मल करंट। नॉर्मल करंट नॉर्मल कोल्ड करंट होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हाई प्रेशर नॉर्मल केस में बनाता है। एक करंट इसको रिप्लेस करके आता है, फिर उसको हम बोलते हैं एल नीनो। और जो एल नीनो है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म करंट होता है, एक्सट्रीम वार्म करंट। तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करता है। जो फिर तीसरा करंट यहाँ पे आता है, अगर इसको दोनों को रिप्लेस कर दे तो वो होता है लानिना, जो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड करंट है, जिसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर है जो वो पॉजिटिव में बनता है। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर पॉजिटिव बनता है तो ज़्यादा हवा यहाँ से फ्लो करेगी टुवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से फ्लो करते करते कहाँ पे जाएगी, बहुत ज़्यादा हवा इंडिया में जाएगी, जो कि यहाँ पे बारिश की जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देगी। लेकिन एल नीनो में ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर वाली जो सारी चीज़ है ये इधर ही फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और साउथ अमेरिका में बारिश होती है, और हमारे कंट्री में बारिश है जो वो कम हमें दिखाई देती है। तो ये चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंडिया प्लान्स टू अवर्ट अ व्हीट क्राइसिस। पहली चीज़ यहाँ पे जो एस्टिमेट था वो था हमारा 105 मिलियन टन्स का, जो सॉरी 111.32 मिलियन टन्स का, जो कि हमने कम करके 105 मिलियन टन कर दिया गया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ द मैसिव हीट वेव्स, ठीक है जी, जो कि अप्रैल के मंथ में, मार्च टू अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हो गई थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हुई है, ऊपरी हमने पढ़ लिया कि हीट वेव आ गया। नंबर 2 अगर हम बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, चाइना टॉप प्रोड्यूसर है, और रशिया 3rd पे है, यूक्रेन 8th पे है। गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट अभी इस बार कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, लेस हुई है। उसका रीज़न क्या है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पे खरीदने की कोशिश की है, प्राइवेट लोगों ने यहाँ पे खरीदा, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके जो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं और हम ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें, अगर ये जो चीज़ है, जब गवर्नमेंट ने इसको कम खरीदा है तो क्या ये पीडीएस पे इफेक्ट करेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जो कि एफसीआई करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ गैप होगा भी वो हम राइस से फिल करने की कोशिश कर लेंगे। अगर हम डोमेस्टिक वीट के प्राइसेस की बात करें तो क्या वो बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है, एग्रीकल्चर डोमेन एक्सपर्ट ने बोला कि इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जो प्राइस है वो इंक्रीज़ ना हो, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो किस वजह से होगा, प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनकी वजह से। तो ये चीज़ का गवर्नमेंट ने ध्यान रखना है कि जो कंज्यूमर तक चीज़ पहुँचे वो एक सस्ते वे में पहुँचे, क्योंकि पहले इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। क्या इस चीज़ से फार्मर्स बेनिफिट होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा कम, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। दिस इज़ अबाउट दी वीट क्राइसिस। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, आज जो न्यूज़ पढ़ने वाली है, चाइना के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो कम होते हमें दिखाई दे रहे हैं, और स्लो डाउन फियर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेकिन बोला जा रहा है कि ये वैल्यूएशन इफेक्ट है। वैल्यूएशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो सेफ है, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के जो 2% डिक्लाइन हुआ एप्पल रिजर्व्स में फ्रॉम द मार्च मेनली रिफ्लेक्ट वैल्यूएशन इफेक्ट एज द डॉलर गेन्ड अगेंस्ट अदर मेजर करेंसीज एंड चेंजेस ऑफ ग्लोबल एसेट प्राइसेस। तो इस वजह से यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व कम होते दिखाई दे रहे हैं। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है, और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।